हेलो दोस्तों, डार्क वर्ल्ड हॉरर पे आप सबका स्वागत है। मनुष्य जंगल की पार्ट 1 में हमने देखा कैसे हेनरिक एक लड़की के साथ मायान सभ्यता की रहस्यमय प्राचीन मंदिर की तलाश में जंगल में जाता है और वहां पर वो बुरी तरीके से फंस जाता है। और हेनरिक की भाई माथिया 4 अमेरिकी टूरिस्ट के साथ उसे ढूंढने उस मनहूस मंदिर में जाते हैं और वो लोग भी वहां पर हेनरिक की तरह फंस जाते हैं और उनका एक साथी को मार दिया जाता है। अब आगे माथिया अपनी भाई की सड़ा हुआ लाश को पकड़कर रो रहा था और तभी मंदिर की उस गड्ढे से एक फोन की घंटी सुनाई देता है। सब लोग मंदिर की उस गड्ढे के पास जाते हैं। जेफ कहता है शायद अंदर किसी का फोन बज रहा है जिसमें नेटवर्क ठीक ठाक आ रहा है। माथिया कहता है हमें नीचे जाकर उस फोन को लाना होगा, तब जाके हम किसी को मदद के लिए बुला सकते हैं। एमी कहती है लेकिन अब उस मनहूस गड्ढे के अंदर जाएगा कौन? सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सब लोग वहां पर डरे हुए थे। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि मंदिर के अंदर क्या है और वो फोन कैसे बज रहा था। सब लोगों की उतरा हुआ शक्ल देखकर माथिया कहता है मैं जाऊंगा अंदर। मैंने ही तुम लोगों को यहाँ पर लाया था, अब मैं ही तुम लोगों को यहाँ से निकालूंगा। माथिया उस रस्सी की सहारे मंदिर के उस गड्ढे में धीरे धीरे झूलते हुए नीचे जाता है। जेफ और एरिक दोनों रस्सी को ऊपर से पकड़े हुए थे और वो धीरे धीरे रस्सी को नीचे छोड़ रहे थे, लेकिन अचानक रस्सी बीच में से टूट जाता है और माथिया नीचे गिर जाता है। सब लोग उस गड्ढे के पास जाकर माथिया को आवाज देते हैं, लेकिन माथिया की ओर से कोई भी जवाब नहीं आता है। उसके बाद सब लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। जेफ एमी और स्टेसी को कहता है तुम दोनों लड़कियों में से किसी को नीचे जाना पड़ेगा, नहीं तो वो नीचे मर जाएगा। एमी कहती है हम लड़कियां क्यों जाए, तुम दोनों में से कोई एक जाओ। जेफ कहता है नहीं, तुम लोग रस्सियां खींच नहीं पाओगे, तुम में इतना ताकत नहीं है, इसलिए तुम दोनों में से किसी एक को अंदर जाना पड़ेगा। एमी और स्टेसी एक दूसरे को देखने लगे थे। एमी बहुत डरी हुई थी, वो नीचे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। आखिर में स्टेसी कहती है मैं जाऊंगी नीचे। स्टेसी की बात सुनकर एरिक, उसका बॉयफ्रेंड, थोड़ा गुस्सा हो जाता है। आखिर में स्टेसी रस्सी के जरिए नीचे जाती है। स्टेसी लगभग नीचे तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी रस्सी खत्म हो जाता है। जेफ और एरिक स्टेसी से कहते हैं स्टेसी तुम्हें नीचे कूदना पड़ेगा, रस्सी खत्म हो गया है। स्टेसी के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय कूदने की। स्टेसी जमीन के बस कुछ ही मीटर ऊपर झूल रही थी। स्टेसी रस्सी को छोड़कर नीचे कूद जाती है। कूदने की वजह से उसका घुटना घायल हो जाता है और उसमें एक पत्थर का टुकड़ा फंस जाता है। स्टेसी नीचे दर्द से चिल्ला पड़ती है और उस पत्थर की नुकीले टुकड़े को अपनी घुटनों से बाहर निकालती है। स्टेसी की घुटनों से बहुत खून बह रहा था। स्टेसी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रही थी। वो नीचे देखती है, माथिया नीचे पड़ा हुआ है। ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी कमर की हड्डी टूट गया है और वो बेहोश हो चुका है। स्टेसी दर्द से कराहते हुए कहती है नीचे माथिया बेहोश है, उसकी कमर की हड्डी टूट गया है, वो हिल नहीं सकता। एरिक ऊपर जेफ को कहता है अब क्या करना है, उसे ऊपर कैसे लाएंगे? जेफ एक मेडिकल स्टूडेंट था। वो सोचता है। काफ़ी देर सोचने के बाद वो कहता है हमें एक स्ट्रेचर बनाना होगा और एमी को नीचे भेजना पड़ेगा। वो दोनों नीचे माथिया को स्ट्रेचर पर लेटा देंगे और हम उस स्ट्रेचर को ऊपर खींच लेंगे और उसके बाद उन दोनों को भी। एमी नीचे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। जेफ उसे समझाते हुए कहता है एमी तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तुम्हें बस नीचे जाना है और माथिया को उस स्ट्रेचर पर लेटा देना है और हम उसे ऊपर खींच लेंगे और उसके बाद तुम दोनों को भी। जेफ पुराने कैंप के पड़े हुए कुछ सामान से एक स्ट्रेचर तैयार करता है और एमी उस स्ट्रेचर पर बैठकर नीचे जाती है। जेफ टेंट की कपड़े को फाड़कर उसे रस्सी से जोड़ देता है ताकि रस्सी की कमी ना हो। नीचे आमी पहुंचती है। स्टेसी और आमी दोनों मिलकर माथिया को धीरे से पकड़कर उस स्ट्रेचर पर लेटा देते हैं। माथिया को उस वक्त अब होश आ चुका था। उसकी कमर की हड्डी टूटने की वजह से
वो अपने दोनों पैरों को महसूस नहीं कर पा रहा था। मतलब माथिया को एक तरह से आधा पैरालाइज हो गया था। माथिया को ऊपर खींचने के बाद स्टेसी और एमी को भी ऊपर खींच लिया जाता है। अब गड्ढे के अंदर से फोन की घंटी की आवाज आना भी बंद हो गया था। सब लोग सिर पे हाथ रखे मंदिर के ऊपर बैठे हुए थे और फिर स्टेसी को प्यास लगती है। एरिक जब उसे पानी देने जाता है तब जेफ उसे कहता है उन्हें पानी बचा कर रखना होगा। सब लोगों को जिंदा रहने के लिए हर रोज 2 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन उनके पास तो उतना भी नहीं है। सब लोग सोच रहे थे कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। नीचे गांव वाले पहरा दे रहे थे, अगर कोई भी नीचे कदम रखता है तो वो लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। जेफ को ऊपर दिमित्री की प्लेन टिकट मिलता है। जेफ कहता है हे गाइस, देखो मुझे क्या मिला। एरिक कहता है इससे क्या होगा, ये तो दिमित्री का प्लेन टिकट है। जेफ उनको कहता है सोचो, दिमित्री कल यहाँ से जाने वाला था। अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचा तो उसकी दोस्त उसे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे। उनके पास एक नक्शे की कॉपी भी है। एरिक कहता है अगर वो नहीं आए तो? जेफ कहता है अगर वो नहीं आए तो हमें कोई ना कोई ढूंढने जरूर आएगा, क्योंकि हम लोग परसों होटल खाली करने वाले थे। अगर हमने घर खाली नहीं किया तो होटल वाले पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करेंगे। कोई ना कोई तो हमें ढूंढने आ ही जाएगा। आमी कहती है तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? जेफ गुस्से में कहता है तुम सब चुप रहो। चारों अमेरिकन का एक साथ होटल से गायब होना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे तलाश में जरूर कोई यहाँ पर आएगा। तब तक के लिए हमें बस कुछ दिन यहाँ पर जिंदा रहना होगा। सब लोग पानी की बस एक एक घूंट पियोगे और बचा हुआ खाना आपस में बांट कर खाओगे। सब लोग जेफ की बात मानकर वहाँ पर भूखे प्यासे इंतजार करते हैं। एक दिन बीत जाता है। माथिया वहाँ पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और स्टेसी को भी बहुत गहरा चोट लगा था। सब लोग पानी की एक एक घूंट पीते हैं और कुछ बचा हुआ खाना खाकर सो जाते हैं। तीसरे दिन जब सुबह होता है तब स्टेसी की नींद खुलती है। कंबल के नीचे उसकी पैरों को कुछ महसूस होता है। जैसे ही वो कंबल अपनी पैरों से हटाता है और फिर वो देखती है कि उसकी पैरों की चारों तरफ वो जंगली लता चिपका हुआ था और उसकी जड़ें उस घाव के अंदर से निकल रहा था जहां पर स्टेसी को चोट लगी थी। ये देखकर स्टेसी चीख पड़ती है। स्टेसी की चीख सुनकर सब लोग नींद से जाग जाते हैं और उसकी पैरों से उस जंगली लता को हटाने की कोशिश करते हैं। जेफ कैसे भी करके स्टेसी की पैरों से फैला हुआ उस जंगली लता को हटा देता है, लेकिन उसकी जड़ें स्टेसी की पैरों की अंदर तक घुसा हुआ था। बाहर माथिया चिल्ला रहा था। आमी जब माथिया के पास जाता है तब माथिया उसे कहता है आमी आमी मुझे कुछ हो रहा है, मेरी पैरों को कुछ हो रहा है, मुझे दोनों पैर देखना है, प्लीज इस कंबल को मेरे ऊपर से हटाओ। जैसे ही एमी माथिया की पैरों से उस कंबल को हटाता है तब वो सब देखते हैं कि माथिया की पैरों में सिर्फ हड्डियां थी। उसकी पैरों की मांस को वो जंगली लता खा रहे थे। वो सब ये भयानक नज़ारा देख चीख पड़ते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। आमी घबराते हुए कहता है मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं उन गांव वालों को समझाऊंगा, वो मेरी बात जरूर सुनेंगे और हमें यहाँ से बाहर जाने देंगे। जेफ उसे बार बार मना करता है और कह रहा था जोई तुम नीचे नहीं जा सकती, वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। जोई बोली मैं जरूर जाऊंगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। इतना कहकर जोई सीढ़ियों से मंदिर के नीचे भागने की कोशिश करती है। एमी को भागता हुआ देख जेफ भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है। आमी जैसे ही नीचे आती है गांव वाले अपनी गन पॉइंट आमी की ओर करते हैं और उसे वापस मंदिर के ऊपर जाने को कहते हैं। जेफ आकर आमी को पकड़ता है और गांव वालों से कहता है प्लीज प्लीज हमें कुछ मत करना, हम ऊपर वापस जा रहे हैं। जेफ आमी को कहता है आमी ऊपर वापस चलो, ये लोग तुम्हारी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। आमी रोते हुए गुस्से में आकर उस जंगली लता को तोड़कर एक गांव वाले के ऊपर फेंक देता है। जैसे ही वो लता उनकी आदमी की शरीर को छूता है, ये देखकर गांव वाले उनकी आदमी को भी शूट कर देते हैं। वहाँ पर आमी और जेफ को ये पता चलता है कि सब मुसीबत की जड़ें ये जंगली पौधे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं।
क्योंकि हम लोग इस जंगली लता से इन्फेक्टेड हैं। जेफ एमी को पकड़कर ऊपर ले जाता है। ऊपर एमी और स्टेसी रो रहे थे और माथिया की हालत भी ज़्यादा बिगड़ रहा था। उसके पैरों को वह जंगली लता खा रहे थे। जेफ ये देखकर कहता है, अगर ऐसे ही ये पड़ा रहा तो ये ज़्यादा देर नहीं बचेगा। हमें उसकी पैरों को काटना पड़ेगा जिससे इन्फेक्शन रुक जाए। शायद वो इससे बच सकता है। सब लोग जेफ की बातें सुनकर हैरान थे। जेफ बोला, क्या हुआ? तुम सब इतना हैरान होकर क्यों देख रहे हो? उसकी कमर टूटा हुआ है। उसे अब नीचे कुछ महसूस नहीं होता। अगर हम उसकी दोनों पैरों को काटेंगे तो उसे पता भी नहीं चलेगा। जेफ की ये बातों को सुनकर सब लोग जेफ को पागल समझ रहे थे। जेफ एक छोटे से चाकू के जरिए माथिया की दोनों पैरों को काटना चाहता था। जेफ कहता है, चलो वोट करते हैं, कौन कौन मेरी बातों से सहमत है वो हाथ ऊपर करे। और फिर स्टेसी अपना हाथ ऊपर उठाती है। एरिक उसे बोलता है, तुम पागल हो गई हो? स्टेसी उसे कहती है, एरिक वो मेडिकल कॉलेज में था। अगर वो कह रहा है कि उसकी पैरों को काटने से वो बच जाएगा तो इसमें बुराई क्या है? एरिक उसे कहता है, नहीं, वो सिर्फ मेडिकल की ट्रेनिंग लिया है, वो कोई डॉक्टर नहीं है, समझे तुम? सब लोग आपस में बहस कर रहे थे और साइड में माथिया नीचे लेटा हुआ कहता है, काट दो मेरा पैर, मुझे जिंदा रहना है। और जेफ और एरिक माथिया के पैरों को काटने की तैयारियां करते हैं। एरिक वहां पर ऊपर आग जलाता है और एक चाकू और एक लोहे की पेन को गर्म करता है। जेफ माथिया की दर्द को कम महसूस होने के लिए शराब पिलाता है और उसे एक चमड़ी की बेल्ट देता है और कहता है, तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। अगर कुछ महसूस होता है तो इस बेल्ट को दांत में दबा कर रखना। माथिया रोते हुए जेफ को अपनी सिर हिलाते हुए हाँ कहता है। एमी और स्टेसी वो दोनों ये खौफनाक नज़ारा देखना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को पकड़कर कैंप के अंदर अपनी कान बंद करके बैठे हुए थे। और फिर जेफ पैर काटना शुरू करता है। वो सबसे पहले एक बड़े पत्थर के जरिए माथिया की पैरों की हड्डियों को तोड़ते हैं। माथिया को भले ही दर्द महसूस नहीं होता होगा, लेकिन वो अपनी आंखों के सामने अपनी पैरों को टूटा हुआ देख बहुत जोर से चिल्लाता है। वहाँ पर आमी और स्टेसी दोनों अपने कान बंद कर देते हैं। जेफ उसकी पैरों की हड्डियाँ तोड़ने के बाद उसे गर्म चाकू से उसकी मांस को पैरों से काट कर अलग करता है। करीब आधा घंटा लग जाता है उसकी दोनों पैरों को काट कर अलग करने में। माथिया अपनी सामने ये खौफनाक नज़ारा देख रहा था और वो चिल्ला रहा था। जेफ दोनों पैरों को काटने के बाद एक गर्म तवा को लेकर उसकी कटा हुआ घाव में लगा देता है और इससे माथिया और भी जोरों से चिल्लाता है। अब माथिया की दोनों पैर उसके शरीर से अलग हो चुके थे, लेकिन इसमें माथिया की पैरों से बहुत सारा खून बह चुका था। स्टेसी और एमी दोनों टेंट से बाहर आते हैं और जेफ के ऊपर चिल्लाते हुए गुस्से में कहते हैं, जेफ, उसे दर्द हो रहा था ना? वो चिल्ला क्यों रहा था? तुमने तो कहा था कि उसे ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, तो फिर वो चिल्ला क्यों रहा था? जेफ भी गुस्से में बोला, वो चिल्ला इसलिए रहा था कि वो अपनी आंखों के सामने अपनी पैरों को काटा हुआ देख रहा था। उन चारों वहां पर बहस कर रहे थे और यहाँ पर वो जंगली लता नीचे कटा पड़ा माथिया की पैरों को खींचकर मंदिर के अंदर ले जा रहे थे। अब वो लोग समझ चुके थे कि इस मंदिर के चारों ओर फैले ये लता कोई आम लता नहीं है। ये लता खून पीते हैं और मांस खाते हैं। ये लता पौधे के रूप में एक राक्षस है। सब लोग अब निराश होकर बैठे हुए थे। उन्हें वहां से फंसे हुए अब 4 दिन होने वाला था, लेकिन अब तक उन्हें ढूंढने कोई भी नहीं आया था। और तभी उन्हें उस मंदिर के गड्ढे से दोबारा उसी फोन की घंटी सुनाई देता है। इस बार एमी और स्टेसी दोनों नीचे एक मसाल लेकर जाते हैं। जब वो लोग रस्सी के जरिए मंदिर के नीचे पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि मंदिर के नीचे एक बड़ी सी गुफा दिख रहा है और उस गुफा के अंदर से ही वो फोन की घंटी की आवाज आ रहा है। वो लोग मसाल पकड़कर सावधानी से उस गुफा के अंदर जा रहे थे। उस गुफा की चारों ओर वो खतरनाक जंगली लता फैला हुआ था। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें फोन की घंटी की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाता है।
वो दोनों थोड़ा गुफा की और अंदर तक जाते हैं और वो देखते हैं कि एक लड़की की लाश उस जंगली लता में फंसा हुआ है। वो सड़ा हुआ लाश कोई और नहीं बल्कि वो जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट थी जो पहले हेनरिक के साथ यहाँ पर आई थी। वो दोनों ये देखकर बहुत डर जाते हैं और फिर फोन की घंटी दोबारा सुनाई देता है। जब वो दोनों उस सड़े हुए लाश की पॉकेट में हाथ डालते हैं तो उन्हें एक टूटा फूटा फ़ोन मिलता है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि फ़ोन तो टूटा हुआ था। आखिरकार ये घंटी की आवाज़ कहाँ से आ रहा है? आमी जब मसाल को ऊपर उठाता है तब उसे ऊपर वहाँ पर जंगली फूल नज़र आते हैं और वो दोनों पास जाकर देखते हैं कि वो जंगली फूल अपने आप ही वाइब्रेट हो रहे थे, जिससे फ़ोन की घंटी जैसे आवाज़ निकल रहा था। ये सब देखकर दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। उन्हें अब रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर कोई भी फ़ोन नहीं था। ये घंटी की आवाज़ वो जंगली फूलों से आ रहा था। आमी कहती है, यहाँ से हमें जल्दी निकलना होगा। ये फूल कोई साधारण फूल नहीं है, ये हमें जानबूझकर यहाँ पर बुलाया है। जैसे ही एमी और स्टेसी उस गुफा से निकलने की कोशिश करते हैं तब वो जंगली लता उन दोनों के ऊपर हमले कर देते हैं। वो लता आमी और स्टेसी की पैरों को बार बार पकड़ रहे थे और वो लोग मसाल के जरिए वो लता को पास आने से रोक रहे थे। वो दोनों बड़े मुश्किल से अपनी अपनी जान बचाकर उस गुफा से बाहर निकले, लेकिन वो लता उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे पड़ा हुआ था। उनकी हाथों में मसाल थी, इसीलिए वो दोनों सही सलामत उस गड्ढे से निकल आए, नहीं तो उनका हाल भी उस आर्कियोलॉजिस्ट जैसा हो जाता। वो दोनों बाहर आकर चैन की सांस लेते हैं। उस गड्ढे से बाहर आने के कुछ ही समय के बाद स्टेसी को थोड़ा अजीब फील होने लगता है। उसकी पीठ जल रहा था और खुजली हो रही थी। स्टेसी डरे हुए एमी को कह रही थी, एमी, मेरे पीछे कुछ हो रहा है, मेरा पूरा बदन जल रहा है। एमी बोली, पहले तुम शांत हो जाओ और देखने दो मुझे क्या हुआ है। स्टेसी ने जब अपने कपड़े उतारा तब आमी ने देखा उसकी स्किन के अंदर वो लता चारों तरफ से फैल गया था और उसकी बॉडी के अंदर उसकी खून पीकर वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। आमी ये बात जेफ को बताता है। जेफ जाकर स्टेसी की पीठ देखता है। वो कहता है, यार, उसकी घुटनों से लेकर उसकी पीठ तक वो लता फैल चुका है। अगर इसे स्टेसी की बॉडी से बाहर नहीं निकाला तो उसकी हालत भी माथिया जैसे हो जाएगा। हमें जल्दी से उसकी पीठ काट कर उस पौधे को बाहर निकालना होगा। और फिर जेफ एक चाकू के जरिए स्टेसी की पीठ को धीरे धीरे काट कर उस जंगली लता को बाहर निकालता है। स्टेसी को बहुत दर्द हो रहा था, वो दर्द से चीख रही थी। जेफ स्टेसी की पीठ को काटकर उस लता को बाहर निकालता है। उसकी बहुत खून बह चुका था। एमी उसे पानी पिलाता है। स्टेसी पानी पीते पीते कहती है, जेफ, सब निकल गया ना? अब मुझे कुछ नहीं होगा ना? मैं ठीक हो जाऊंगी ना? जेफ, एमी और एरिक सब लोग स्टेसी के चेहरे को देख रहे थे। किसी की मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। स्टेसी कहती है, क्या हुआ? तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ? मुझे पता है वो अभी भी मेरे अंदर मौजूद है। मैं उसे बढ़ते हुए महसूस कर सकता हूँ। सब लोग इसीलिए स्टेसी के सामने चुप थे क्योंकि वो सब देख रहे थे। वो लता अब स्टेसी के दिमाग के अंदर फैल चुका था, जहाँ से उसे निकलना संभव नहीं था। स्टेसी रोते हुए वहाँ से उठकर टेंट के अंदर चली जाती है। सब लोग निराश होकर बैठे हुए थे। जेब गुस्से में उस चाकू को माथिया की ओर फेंक देता है। तब वो देखता है कि माथिया भी अब बचा नहीं है, वो भी मर चुका है, क्योंकि उसके मुंह से वो जंगली लता बाहर निकला हुआ था। उसकी शरीर अब पीला पड़ चुका था और धीरे धीरे वो सड़ने लगा था। माथिया अब मर चुका था। उसे छोड़कर बस 5 लोग बचे थे और स्टेसी भी बहुत जल्दी मरने वाली थी। रात होता है। सब लोग भूखे प्यासे एक दूसरे की हाथ पकड़कर टेंट में सो जाते हैं, इसी उम्मीद में कि शायद सुबह कोई आएगा जो उन्हें इस खंडर से बाहर निकाल कर ले जाएगा। और फिर सुबह होता है। जेफ और एरिक सो रहे थे। एमी की आँख खुल गई। उसने देखा स्टेसी टेंट में नहीं है।
आमी स्टेसी को बुलाते हुए जब वो टेंट से बाहर निकली तब उसने देखा स्टेसी की हाथ में एक चाकू था और वो उस चाकू से उसकी बॉडी की हर जगह को चीर रही थी और उस जंगली पौधे को अपनी शरीर से बाहर निकाल रही थी। स्टेसी की पूरा कपड़ा खून से डूबा हुआ था। स्टेसी जहां पर खड़ी थी वहां पे नीचे भी बहुत सारा खून जमीन पर पड़ा हुआ था। आमी ये देखकर चीखने लगती है। उसकी चीख सुनकर एरिक और जेफ नींद से जाग जाते हैं और टेंट से बाहर आ जाते हैं। एमी स्टेसी को धीरे से कहती है, स्टेसी अब बस करो, बहुत खून बह चुका है। स्टेसी की दिमाग खराब हो चुका था। वो लता उसकी दिमाग में फैल चुके थे। वो आमी से हंसता हुआ कहती है, आमी बस आखिरी हिस्सा बचा है, इसके बाद इसे काट दूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। आमी रोते हुए उसे बोलती है, स्टेसी ऐसा मत करो, तुम मर जाओगे, अपने गला मत काटो। एमी जब उसे रोकने जाती है तब स्टेसी उसे चाकू से हमला करती है। स्टेसी की हालत बहुत ही खराब हो चुका था। उसे खुद पता नहीं था कि वो क्या कर रही थी। वो एमी को मारने के लिए जा रही होती है, तभी एरिक आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। स्टेसी एरिक की पेट में चाकू घुसा देता है और एरिक वहां पर मर जाता है। जब स्टेसी एरिक को मरते हुए देखती है तब जाके उसे होश आता है और वो रियलाइज़ कर पाती है कि उसने अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड को चाकू से मार डाला है। अब उनमें से अब तीनों जिंदा बचते हैं, एमी, जेपी और स्टेसी। स्टेसी एमी के पास जाती है और उसे चाकू दे देती है और कहती है, एमी मार दो मुझे, प्लीज एमी मार दो मुझे, मैं अब और जीना नहीं चाहता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। एमी ये सुनकर रो पड़ती है। एमी स्टेसी को बाहों में पकड़कर गुस्से से चिल्लाने लगती है और धीरे धीरे स्टेसी अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो मर जाती है। अब वहां पर दोनों जिंदा थे, जेफ और एमी। जेफ एमी से बहुत प्यार करता था। वो उसे इस तरह से मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था, इसके लिए उसे अपनी जान भी क्यों ना देना पड़े। वो किसी भी हालत में एमी को बचाना चाहता था। जेफ के पास एक प्लान था। वो एमी की पूरे शरीर पर स्टेसी का खून का लेप लगा देती है और उसे मरने की एक्टिंग करने को कहती है। एमी जेफ के कहने के मुताबिक मरने की एक्टिंग करता है। जेफ एमी को पकड़कर मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरता है और उसे मंदिर के नीचे जमीन पर लेटा देता है। गांव वाले सोच रहे थे कि वो लड़की मर चुकी है, इसीलिए वो अपनी गन पॉइंट जेफ की ओर करते हैं और उसे मंदिर में वापस जाने की धमकी देते हैं। लेकिन इस बार जेफ उनकी बातों को नहीं मानता। जेफ अपने आप में कुछ बड़बड़ाते हुए आमी से दूर साइड में जाने लगता है। गांव वाले जेफ की बातों में उलझ जाते हैं और तभी जेफ चिल्लाता है, कहता है, भागो आमी। आमी वहां से उठकर जंगल में जीप की ओर भागती है। गांव वाले ये देखकर बहुत भड़क जाते हैं और वो जेफ को मार डालते हैं। गांव की कुछ लोग घोड़े के जरिए जंगल में आमी का पीछा करते हैं। आमी अपने पूरे जान लगाकर भागते हुए हेनरिक की जीप के पास पहुंचती है और वहां से वापस होटल लौट जाती है। वहां पर जेफ मंदिर के नीचे पड़कर तड़प रहा था। उसकी छाती में एरो घुसा हुआ था। उसे अपनी दर्द से मुक्त करने के लिए गांव की एक आदमी उसकी सिर पर गोली मार देता है और जेफ मर जाता है। उस मनहूस खंडर से बस आमी ही एक अकेली लड़की थी जो वहां से जिंदा बचकर घर आई थी। शायद इस वजह से उस मायन सभ्यता की उस प्राचीन मंदिर को सैक्रिफाइस का मंदिर कहा जाता है, क्योंकि वहां पर जो कोई भी कदम रखता है उसे सैक्रिफाइस होना पड़ता है, यानी कि उसे मरना पड़ता है। एमी जो वहां से जिंदा बच गई थी, उसे मालूम ही नहीं था कि वो भी अब उस जंगली पौधे से इन्फेक्ट हो चुकी थी। धीरे धीरे कुछ दिन बाद वो लता आमी के शरीर के अंदर हर तरफ फैल जाते हैं और आमी भी बाकियों की तरह मर जाती है। आमी को अपने घर वाले कब्रिस्तान में दफनाते हैं और कुछ महीने बाद आमी की कब्र से एक पौधा बाहर निकलता है और उसमें से एक प्यारा सा फूल निकलता है। वो पौधा कोई मामूली पौधा नहीं था, वो उस मंदिर की मांस खाने वाला जंगली पौधा होता है।
1 साल बाद एमी की फादर उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने आते हैं। तब वो देखते हैं कि एक प्यारा सा फूल उनकी बेटी की कब्र पर से बाहर निकला हुआ था और वो एमी की नाम लेकर वाइब्रेट हो रहा था। ये देखकर उसके फादर वो फूल को छू लेते हैं और कहानी यहीं पर खत्म होता है। यस, दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी का फाइनल एपिसोड। दोस्तों अगर आपको ये थोड़ी भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर करना, और आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसे ही टॉपिक पर स्टोरी लाऊं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप यहाँ तक मुझे सुन रहे होंगे। अगर सुन रहे हैं तो आई लव यू मेरे दोस्त।